नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में बैंकिंग क्राइसिस के चलते पीएमसी बैंक के बाद अब यस बैंक डूब गया है। ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या असर पड़ता है आप पर और पूरे देश की इकोनॉमी पर, इसको किस तरह से रिवाइव किया जाएगा, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पहली चीज जो आपको समझनी जरूरी है वो ये है कि पीएमसी बैंक के कंपैरिजन में ये यस बैंक की क्राइसिस कहीं ज्यादा बड़ी है। पीएमसी बैंक एक कोऑपरेटिव बैंक था, कोऑपरेटिव बैंक की रेपुटेशन इतनी हाई नहीं होती, और यस बैंक ना सिर्फ एक प्राइवेट बैंक है बल्कि इंडिया का 4th लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। इन बड़े प्राइवेट बैंक्स पे बहुत सारी कंपनीज होती है जो इन पे डिपेंड करती हैं। जैसे कि यस बैंक के केस में कम से कम 20 ऐसी कंपनीज थी जिनका यस बैंक इकलौता बैंकिंग पार्टनर था यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए, जैसे कि फोन पे, भारत पे, फ्लिपकार्ट, स्विगी और रेड बस। इनफैक्ट 35% ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शंस जो पूरे देश में होती हैं वो यस बैंक के थ्रू होती थी। ऊपर से जो पैसा डिपॉजिटेड है इस बैंक में, पीएमसी बैंक में 11,000 करोड़ रुपए के डिपॉजिट्स थे, यस बैंक में 2 लाख करोड़ रुपए के डिपॉजिट्स हैं। पीएमसी बैंक के 800 एम्प्लॉयज थे, यस बैंक के 18,000 एम्प्लॉयज हैं। तो अगर ऐसा बैंक डूबता है, ना सिर्फ ये अपने बैंक डिपॉजिटर्स को पर इफेक्ट करेगा, ना सिर्फ इन कंपनीज को इफेक्ट करेगा, बल्कि और कहीं ज्यादा लोग इनडायरेक्टली इफेक्ट होंगे जिनकी कंपनीज या इनकी सर्विसेज इस बैंक से जुड़ी होगी। तो हमारी कहानी शुरू होती है 2004 से, जब राणा कपूर और अशोक कपूर ने मिलकर यस बैंक कंपनी को बनाया। 2008 में 26/11 के हमलों में अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है अशोक कपूर की, जिसके बाद अशोक कपूर की वाइफ और राणा कपूर के बीच में एक लीगल बैटल होती है कि कौन कंट्रोल करेगा इस बैंक की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट को। लेकिन ये कहानी में इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 2008 के बाद से ये एलेज किया जाता है कि राणा कपूर जो यस बैंक को चला रहे थे, उनका बिहेवियर ऐसा था कि वो एग्रेसिवली लोन्स दे रहे थे हाई इंटरेस्ट रेट्स पे, ऐसे लोगों को लोन्स दे रहे थे जिसमें चांसेस कम थे कि वो अपने लोन्स को वापस चुका सकते हैं। तो बहुत हाई रिस्क गेम खेल रहे थे राणा कपूर। एक ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी है यूबीएस, इन्होंने 2015 में पॉइंट आउट करके बताया कि यस बैंक की जो इतनी तेजी से ग्रोथ हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि ये स्ट्रेस्ड कंपनीज को लोन्स देने लग रहे हैं। स्ट्रेस्ड कंपनीज यानी वो कंपनीज जिनमें बहुत हाई रिस्क है कि वो लोन की पेमेंट वापस नहीं कर पाएंगे। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि यस बैंक की जो क्राइसिस है उसके पीछे मेजर रीजन है वही बैड लोन्स और एनपीएस। लोन्स दिए जाते हैं ऐसी कंपनीज को, ऐसे लोगों को जो लोन्स वापस चुका नहीं पाते, वो लोन्स बैड लोन्स बन जाते हैं, एनपीएस बन जाते हैं। एनपीएस का मतलब है वैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अगर किसी भी लोन की पेमेंट 90 डेज या उससे ज्यादा के लिए डिले होती है तो वो एनपीए बन जाता है। यस बैंक के एनपीएस धीरे धीरे बढ़ते रहे और 2017 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी नोटिस किया इस चीज को और ज्यादा सख्ती से मॉनिटर करने लग गया वो यस बैंक को। इनफैक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ना सिर्फ ये नोटिस किया कि एनपीएस बढ़े जा रहे हैं, बल्कि इन्होंने ये भी देखा कि यस बैंक अपने असली एनपीएस को छुपाने लग रहा है। यानी वो जितने एनपीएस कह रहा है कि इसके पास है, एक्चुअली में उससे भी ज्यादा है। 3,000 करोड़ रुपए का डिफरेंस इन्होंने देखा एक्चुअल फिगर में और जो फेक फिगर ये बता रहे हैं। सितंबर 2018 को आरबीआई ने ऑर्डर दे दिया कि राणा कपूर को अपनी सीईओ की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी अगर हमें यस बैंक को बचाना है। तो और जनवरी 2019 के बाद अब राणा कपूर सीईओ नहीं रहेंगे यस बैंक के। नवंबर 2018 को एक चेयरमैन और 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने बैंक के रिजाइन कर दिया। इसी दौरान बैंक की रेटिंग्स कंटिन्यूसली नीचे गिरती गई। एक रेटिंग्स फर्म है केयर रेटिंग्स, उन्होंने एक बहुत बुरी रेटिंग दी यस बैंक को। मूडीज एक और बहुत रेप्यूटेड रेटिंग फर्म है, इन्होंने बैंक का आउटलुक स्टेबल से नेगेटिव में चेंज कर दिया। मार्च 2019 में रवनीत गिल बने यस बैंक के नए सीईओ। लेकिन प्रॉब्लम्स इस हद तक बढ़ चुकी थी कि अप्रैल 2019 में यस बैंक ने अपना पहला क्वार्टरली लॉस पोस्ट किया, जिसकी वजह से इनका स्टॉक अगले दिन 30% से नीचे गिर गया। इनका एनपीएल रेशियो 8% तक पहुंच गया। एनपीएल रेशियो के बारे में दोस्तों मैं आगे बताऊंगा वीडियो में। नवंबर 2019 में राणा कपूर ने अपने ऑलमोस्ट सारे शेयर्स बेच दिए यस बैंक के। इनकी टोटल वैल्यू 142 करोड़ रुपीस थी। इसके बावजूद कि पिछले साल सितंबर 2018 में इन्होंने ट्वीट करके कहा था, डायमंड्स आर फॉरएवर, माय प्रमोटर शेयर्स ऑफ यस बैंक आर इनवैल्यूएबल टू मी। यानी अपने यस बैंक के शेयर्स को डायमंड जितना कीमती मान रहे थे। और इन्होंने लिखा था अपने ट्वीट में कि ये शेयर्स मैं अपनी बेटियों को दूंगा, 3 बेटियों को, और उनके बच्चों को भी दूंगा, और अपनी विल में ये भी लिखूंगा कि ये शेयर्स कभी मत बेचना। तो आप सोच सकते हो कि हालत कितनी बुरी थी कि जो इतना प्रॉमिस कर रहे थे ये कि मैं शेयर्स कभी नहीं बेचूंगा, ये शेयर्स इतने वैल्यूएबल हैं, 1 साल बाद इन्होंने ये शेयर्स बेच दिए। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, इस इवेंट तक जो लोग न्यूज को फॉलो कर रहे थे उन्हें समझ जाना चाहिए था कि यस बैंक की हालत बहुत बुरी होने वाली है जब राणा कपूर ने अपने सारे शेयर्स बेच दिए।
इसके बाद की कहानी आप जानते ही हैं। 5 मार्च 2020 को आरबीआई ने पूरा मैटर अपने हाथों में ले लिया, एक मोरेटोरियम डिक्लेयर कर दिया और एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि जिन जिन लोगों ने पैसा डिपॉजिट किया इस बैंक में वो पर मंथ 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल सकते एक्सेप्ट इन इमरजेंसी केसेस। उसके बाद इस बैंक का स्टॉक नीचे गिर गया, सेंसेक्स नीचे गिर गया। ये खबर में आया कि एसबीआई इस बैंक को खरीद सकती है, तो एसबीआई का स्टॉक भी नीचे गिर गया। और 8 मार्च 2020 को ईडी ने राणा कपूर को अरेस्ट कर लिया, ये कहते हुए कि इन पे फ्रॉड के एलिगेशंस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशंस हैं। एक बैंक जिस तरह से काम करता है बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। जितना पैसा आप एक बैंक में डिपॉजिट करते हैं, जितना पैसा एक बैंक के सारे डिपॉजिटर्स एक बैंक में डिपॉजिट करते हैं, वो बैंक एक जगह कलेक्ट करके रखता नहीं है उसे, उस पैसे का वो इस्तेमाल करता है बाकी लोगों को लोन्स देने में। यहीं से बैंक अपना प्रॉफिट कमाता है। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप सारे डिपॉजिटर्स एक बैंक के अपने पैसे विड्रॉ करना चाहेंगे तो बैंक के पास उतने पैसे होंगे नहीं, क्योंकि वो पैसे बाकी लोगों को लोन देने में लगा रखे हैं। इनफैक्ट आरबीआई की रिक्वायरमेंट है कि ये 4% या उससे ज्यादा होना चाहिए, यानी जितने पैसे टोटली डिपॉजिटेड है एक बैंक में, बैंक के पास 4% कम से कम उसका कैश रिजर्व होना चाहिए कि टोटल डिपॉजिटेड पैसे का 4% लोग निकाल पाए। इस रेशियो को कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, और आरबीआई की रिक्वायरमेंट है कि बैंक्स को ये 4% या उससे ऊपर मेंटेन करके रखनी पड़ती है। ये कुछ गलत नहीं है इसमें, हर बैंक यही करता है, लेकिन आमतौर पे होता क्या है, बैंक जब भी किसी को लोन देता है वो लोन के पैसे वापस आ जाते हैं, तो ओवरऑल पैसे होते हैं वहां पर। लेकिन येस बैंक के केस में ऐसा नहीं है, वो लोन दिया, पैसे गायब हो गए वहां पर। अगर हर कोई येस बैंक से अपने पैसे निकालना चाहेगा तो पैसे होंगे नहीं। ऊपर से जब एक बैंक क्राइसिस में जाता है तो अक्सर लोग पैनिक में आकर पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं। इस चीज को कहते हैं बैंक रन। इस चीज को अवॉइड करने के लिए आरबीआई रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि एक टाइम पे इससे ज्यादा पैसे विड्रॉ नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हर कोई आके निकालने लग गया, एक तो पैसे ही नहीं होंगे वहां पर और ये बैंक रन हो जाएगा। लेकिन इसका एक रिवर्स साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है कि अगर आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन डिक्लेयर कर दी तो इससे लोग कन्विंस हो जाते हैं कि भाई पक्का कुछ गलत हो रहा है यहां पर, इसलिए आरबीआई ये कर रहा है, इसलिए अब तो और भी जरूरत है हमें पैसे विड्रॉ करने की, तो बैंक रन इवेंचुअली इससे हो भी जाएगा। तो बड़ा मुश्किल होता है यहां पर डिसाइड करना आरबीआई के पर्सपेक्टिव से कि हमें रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम की रूट कॉज पर आते हैं कि कौन सी ये कंपनीज थी जिनको लोन्स दिए गए और जो लोन वापस नहीं चुका पाए। कंपनीज थी दोस्तों कैफे कॉफी डे, डीएचएफएल, कॉक्स एंड किंग्स, अनिल अंबानी की रिलायंस, एसएल ग्रुप। इनफैक्ट ऑपोजिशन ने एलिज किया है कि ये वो कंपनीज है इनमें से कई जिनकी करीब दोस्ती है प्रधानमंत्री मोदी के साथ, जैसे कि अनिल अंबानी, सुभाष चंद्र, जी मीडिया एंटरटेनमेंट। और इसके रिस्पॉन्स में एज यूजुअल हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कांग्रेस पर उंगली उठाते हुए कहा कि ये कांग्रेस की गलती है, कांग्रेस की वजह से हुआ है येस बैंक का कोलैप्स। लेकिन अगर हम रिपोर्ट्स देखेंगे तो हमें देखने को मिलता है कि मेजॉरिटी ऑफ लोन्स 2014 के बाद दिए गए थे येस बैंक के द्वारा। ये येस बैंक की लोन बुक में दिखता है 2014 में लोन बुक बता रही थी कि 55,000 करोड़ रुपीस के लोन्स दिए गए हैं और 2019 तक ये बढ़ के 2,41,000 करोड़ रुपीस के लोन्स हो गए। तो एक सवाल तो यहां पर यही उठता है कि 2017 से बैंक आरबीआई की स्क्रूटनी के अंडर था, फिर भी 2017 और 2019 के बीच में इतने सारे लोन्स दिए गए, ये पता होने के बावजूद कि बैंक की कंडीशन खराब हो जा रही है, फिर भी ऐसी कंपनीज को बार बार लोन्स देते रहे, ऐसा क्यों? ऊपर से एक और सवाल ये देखकर उठता है कि आरबीआई के रिस्ट्रिक्शन डिक्लेयर करने से करीब 1 महीने पहले अडानी कंपनी ने येस बैंक को इस्तेमाल करना बंद कर दिया। आरबीआई के रिस्ट्रिक्शन डिक्लेयर करने से एक दिन पहले गुजरात में वडोदरा स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कंपनी ने 265 करोड़ रुपीस विड्रॉ किए बैंक से। तो ऑब्वियसली इन चीजों को देखकर सवाल ये उठता है कि क्या सरकार के करीबी लोगों को पहले से ही पता था कि ये सरकार ये करने वाली है, इसलिए उन्होंने अपने पैसे पहले से ही विड्रॉ कर ली, या फिर ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? सरकार तो आपसे कहेगी ही कि सब चंगा सी, लेकिन रियलिटी है दोस्तों कि हमारे देश में एनपीए की प्रॉब्लम पिछले कुछ सालों में इतनी बढ़ गई है कि पूरी दुनिया में कोई और ऐसी मेजर इकोनॉमी नहीं है जहां पे इतनी बुरी हालत हो। एनपीएल रेशियो, मैंने वीडियो में पहले बात करी थी, एनपीएल रेशियो होता है नॉन परफॉर्मिंग लोन रेशियो, यानी कितने बैड लोन्स हैं एज रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ लोन्स। इंडिया में रेशियो 11% टच कर गई थी पिछले साल, जो कि दुनिया की वर्ल्ड्स वर्स्ट एनपीएल रेशियो है। इस साल थोड़ी इंप्रूवमेंट आई है, लेकिन आप चार्ट में देख सकते हैं कि कैसे पिछले सालों में बढ़ती गई, इस लेवल तक बढ़ गई। मेजर इकोनॉमीज हैं जैसे कि यूएसए, यूके, जर्मनी, इनकी आमतौर पर एनपीएल रेशियो 2% से कम रहती है।
तो जब मैंने पहले वीडियो में बताया था कि येस बैंक की एनपीएल रेशियो 8% पहुंच गई है, तो 8% भी बहुत बुरी रेशियो है एक्चुअली में। ऊपर से जो इंडिया की एनपीएल रेशियो तो खराब है ही, साथ साथ रिकवरी रेट जो है इंडिया का वो सिर्फ 30% है। बाकी कंट्री से आप कंपेयर करोगे, रिकवरी रेट वैसे होता है कि जो बैड लोन्स हैं क्या चांसेस हैं कि आप उनके पैसे वापस ले पाओगे। इंडिया में चांसेस हैं सिर्फ 30%, बाकी कंट्रीज में आमतौर पर चांसेस होते हैं अराउंड 80%। तो इन सब रीजंस की वजह से इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करने से भी डरते हैं और ओवरऑल इंपैक्ट पड़ता है इंडियन इकोनॉमी पर। इन सब रीजंस के बावजूद अगर आपका पैसा आज के दिन येस बैंक में डिपॉजिटेड है, तो मैं आपसे कहूंगा आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा सेफ है, आपको वापस मिल जाएगा। ये चीज मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ तो नहीं, लेकिन 80% कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि आपका पैसा आपको वापस मिलेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि येस बैंक इतना बड़ा बैंक है, सरकार किसी भी हालत में अफोर्ड नहीं कर सकती कि बैंक फेल हो जाए, क्योंकि इतने सारे लोग इस पे डिपेंडेंट हैं। और अगर डिपॉजिटर्स को उनका पैसा वापस नहीं मिला तो इससे डिपॉजिटर्स का कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा बैंकिंग सिस्टम से। ना सिर्फ येस बैंक के कस्टमर्स का, बल्कि बाकी और सारे बैंक के कस्टमर्स का। लोगों को यह लगेगा कि अब तो हमारा पैसा सेफ नहीं है, किसी भी बैंक में, चाहे वो कितना भी बड़ा बैंक हो, पैसा वापस निकालो। और बैंक रन होगा ना सिर्फ येस बैंक पे, बल्कि इंडिया के सारे बैंक पे। पूरा बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार किसी भी हालत में इस बैंक को फेल नहीं होने देगी और आपका पैसा आपको वापस मिलेगा। कैसे बचाया जाएगा इस बैंक को? सरकार इस बैंक का बेल आउट करेगी, यानी सरकार ने सरकारी कंपनीज पे प्रेशर डाला है, सरकारी बैंक एसबीआई पर प्रेशर डाला है कि वो इस बैंक को खरीद ले। एसबीआई ने ऑलरेडी कह दिया है कि वो 49% स्टेक येस बैंक में खरीदेगी एट द कॉस्ट ऑफ 2450 करोड़ रुपीज। बाकी अभी डिसाइड नहीं किया गया है, कहा जा रहा है कि एलआईसी खरीद सकती है या बाकी इन्वेस्टर से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो बाकी शेयर आकर खरीदे इस बैंक का। लेकिन ये जो पैसा एसबीआई लगा रही है इस बैंक में, ये पैसा कहां से आ रहा है? इस पर भी सवाल उठते हैं दोस्तों। ये पैसा टैक्स पेयर का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा यूज किया जा रहा है इस बैंक को बेल आउट करने के लिए। ये अपने आप में एक डिबेटेबल क्वेश्चन है कि क्या ये सही है टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल करना, सरकारी पैसे का इस्तेमाल करना है प्राइवेट कंपनीज को बचाने के लिए। 2008 में भी यही सवाल उठाए गए थे यूएसए में, जब 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी तो। लेकिन इस समय दोस्तों कोई और ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है। अगर इस बैंक को फेल होने दिया जाता है तो जैसे मैंने बताया, इससे पूरे बैंकिंग सिस्टम से भरोसा उठ जाएगा। सवाल यह भी उठता है कि सरकार ऐसा कितनी बार करेगी कि बैंक बार बार फेल हो जा रहे हैं और बार बार एसबीआई को कहा जाए कि उन बैंकों को खरीद लें। आप सरकार के पास कहां से पैसा आएगा इसके लिए? एक जगह तो बड़ी क्लियर है कि सरकार पीएसयूज को बेचकर ये पैसा कलेक्ट करना चाहती है, जैसे कि अभी सरकार ने इंटरेस्ट जताया है बीपीसीएल का पूरा स्टेक बेचने में। एक रेस्क्यू प्लान आरबीआई ने बताया है येस बैंक को बचाने के लिए। जैसा मैंने बताया, एसबीआई 49% स्टेक खरीदेगी येस बैंक में और ये ट्राई करेंगे इस बैंक की वैल्यू को बढ़ाने की। ये ट्राई करेंगे कि लोगों में ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस हुए इस बैंक को लेकर, जिससे कि इसके शेयर प्राइसेस ऊपर जाए। और जब शेयर प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो एक्सपेक्ट करते हैं कि बाकी इन्वेस्टर्स आकर और स्टेक खरीदेंगे इस बैंक में, या फिर सरकार सोच रही है कि एलआईसी खरीद ले। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।